नमस्कार साथियों, एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है। आज की इस क्लास में हम फूड फोर्टिफिकेशन के बारे में चर्चा करने वाले हैं। फूड फोर्टिफिकेशन क्या है, क्या क्या उसके विविध आयाम हैं, ये टर्म कहाँ से निकल कर के आया, किन किन चीज़ों को फोर्टिफाई कर सकते हैं, फोर्टिफाई करने के क्या फायदे हैं, क्या नुकसान हैं, भारत सरकार इसके लिए क्या प्रयास कर रही है, इन सब के बारे में हम आज इस क्लास में चर्चा करने वाले हैं। आप में से जो लोग पहली बार इस चैनल पर आ रहे हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन के बटन को ऑन कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे कि अभी नया वीडियो आ गया है। इस चैनल पर फूड सेफ्टी ऑफिसर के बारे में पूरी चर्चा की जाएगी। पूरी क्लासेस यहाँ पर चलाई जा रही हैं। सभी नोट्स और वीडियो लेक्चर्स उपलब्ध हैं। यदि आप नोट्स और वीडियो लेक्चर्स परचेस करना चाहते हैं तो आप मुझसे इस स्क्रीन पर दिख रहे नंबर पर संपर्क कर सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू कर सकते हैं। चालू करते हैं बिना किसी देरी के हम अपनी इस क्लास को, फूड फोर्टिफिकेशन को। फूड फोर्टिफिकेशन क्या होता है इसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करते हैं। फूड फोर्टिफिकेशन को एफएसएसएआई ने डिफाइन किया हुआ है ना। मतलब मैं भी आपको एक परिभाषा बता सकता हूं सामान्यतः, लेकिन हम उसको एफएसएसएआई के तौर पे समझने का प्रयास करते हैं कि फसाई क्या कहता है उसके लिए। ठीक है, तो फसाई कहता है कि डिफाइंस फोर्टिफिकेशन एज डिलिबरेटली, जानबूझ करके, इंक्रीजिंग द कंटेंट ऑफ द एसेंशियल माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, कि किसी खाद्य पदार्थ में जानबूझ करके उसके माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की मात्रा को बढ़ाना फूड फोर्टिफिकेशन कहलाता है। ठीक है, इन अ फूड सो एज टू इंप्रूव द न्यूट्रिशनल क्वालिटी ऑफ अ फूड एंड टू प्रोवाइड पब्लिक हेल्थ बेनिफिट विथ मिनिमल रिस्क टू हेल्थ। वापस से इस चीज को समझना है कि दो बातें इसमें शामिल की गई कि समझो मेरे पास क्या है, गेहूं है और उसमें न्यूट्रिशन लेवल किसी पर्टिकुलर माइक्रो न्यूट्रिएंट का कम है। ठीक है, अब मैं चाहता हूं, जैसे उदाहरण के लिए, कि मेरे देश में महिलाओं में 57% मेरे देश की महिलाओं में एनीमिया की कमी है। मैं चाहता हूं कि मैं उनका एनीमिया ठीक कर दूं, लेकिन हो नहीं रहा है। दवाई के माध्यम से वो खा नहीं रही है, लेकिन खाना खाना तो बंद नहीं कर देंगी ना। तो मैं पूरे देश के चावल में या गेहूं में एग्जैक्टली मैं आयरन और फोलिक एसिड की कोटिंग करवाऊंगा। आयरन और फोलिक एसिड की कोटिंग उतनी मात्रा में करवाऊंगा जितनी मात्रा उनके लिए क्या रहे, हेल्थ के लिए बेनिफिशियल रहे और कोई रिस्क उसमें निकल करके ना आए। उससे होगा क्या, उनकी उस पर्टिकुलर बीमारी को मैं टारगेट कर पाऊंगा और वो बीमारी खत्म हो पाएगी। तो यदि मैं ऐसा करता हूं, है ना, मैं आयरन और फोलिक एसिड की उसमें क्या करवाता हूं, मिश्रण करवाता हूं, तो जो मिश्रण करने की प्रोसेस होगी ना, उसको हम क्या बोलेंगे, फूड फोर्टिफिकेशन बोलेंगे। ठीक है, हम क्या बोलेंगे उसको, फूड फोर्टिफिकेशन। हम खाद्यान्न की क्या कर रहे हैं, किलेबंदी कर रहे हैं। हम उसको क्या कर रहे हैं, उसकी क्वालिटी को, न्यूट्रिशनल वैल्यू को इंप्रूव कर रहे हैं, सुधार रहे हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एडिंग आयोडीन एंड आयरन टू एडिबल सॉल्ट। बेस्ट एग्जाम्पल कि हमारे देश में लगातार क्या देखने को मिलता था कि घेंघा रोग के मतलब ग्वाइटर के मरीज क्या है, बहुत देखने को मिलते थे। अब ग्वाइटर के मरीज इसलिए हमको देखने को मिलते थे क्योंकि देश में हमारे खाद्यान्न पदार्थ में आयोडीन की कमी थी। तो बोले कैसे सुधारे इस आयोडीन की कमी को, तो बोले देश में लोग कुछ भी खाना बंद कर सकते हैं। डायबिटीज वाला शक्कर खाना बंद कर सकता है, फलाना वाला ढिमका खाना बंद कर सकता है, आदि आदि आदि, लेकिन एक चीज तो सब कोई खाएगा, वो नमक है। तो बोले नमक में क्या डाल दो, आयोडीन डाल दो। सरकार ने रूल बना दिया कि कंपनियां बिना नमक वाला आयोडीन बेच ही नहीं सकती मार्केट, बिना आयोडीन वाला नमक बेच ही नहीं सकती मार्केट में। आज की तारीख में किसी को घेंघा रोग नहीं होता है। ठीक है, तो ये किसके कारण हुआ, फूड फोर्टिफिकेशन कारण हुआ। ठीक है, और भी डेफिनेशन बनाई जा सकती हैं, जैसे एक एफएओ और फाओ और डब्ल्यूएचओ के हिसाब से क्या डेफिनेशन है कि फोर्टिफिकेशन रिफर्स टू द प्रैक्टिस ऑफ डेलिबरेटली इंक्रीजिंग द कंटेंट ऑफ द एसेंशियल माइक्रोन्यूट्रिएंट। तो यही बात तो फसाई भी कह रहा था, डेलिबरेटली इंक्रीजिंग द कंटेंट ऑफ द एसेंशियल माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, दैट इज विटामिन हो गए, मिनरल्स हो गए। जैसे भाई विटामिन ए की कोटिंग किसमें करवा देते हो, चावल में, तो भाई विटामिन हो गए, मिनरल्स हो गए, है ना, इंक्लूडिंग ट्रेस एलिमेंट्स हो गए, भाई जो बहुत कम मात्रा में चाहिए होते हैं एलिमेंट्स, वो हमारे खाद्यान्न पदार्थ में नहीं जा रहे हैं, तो कोटिंग करवा के दे दो भाई, है ना। इसके अलावा इन फूड टू इंप्रूव द न्यूट्रिशनल क्वालिटी ऑफ द फूड सप्लाई एंड प्रोवाइड पब्लिक हेल्थ बेनिफिट्स टू विद द मिनिमल रिस्क टू हेल्थ। तो जो डेफिनेशन फसाई की है वही डेफिनेशन फाओ की भी है लगभग लगभग। ठीक है, और इन सभी डेफिनेशन का एक सिंपल सा मतलब है कि आप खाद्यान्न पदार्थ में क्या करवा दीजिए, किसी माइक्रो न्यूट्रेंट की, किसी ट्रेस एलिमेंट की, किसी तत्व की क्या करवा दीजिए, आप कोटिंग करवा दीजिए, ताकि उसकी हम फूड क्वालिटी क्या कर सके, बढ़ा सके, न्यूट्रिशन वैल्यू को हम बढ़ा सकें विदाउट एनी हेल्थ रिस्क। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, फूड फोर्टिफिकेशन कहते हैं।
इसके लिए जो एनरिचमेंट है ना, एनरिचमेंट इज डिफाइंड एज सिनोनिमस विद फोर्टिफिकेशन and refers to the addition of a micronutrients to food which are lost during processing। ठीक है, तो एक सामान्य शब्द आपने पढ़ के रखा होगा, एनरिचमेंट इन द न्यूट्रिशनल वैल्यू। एनरिचमेंट इन द न्यूट्रिशन वैल्यू का मतलब होता है कि उनकी पोषण गुणवत्ता में वृद्धि करना। अब पोषण गुणवत्ता में वृद्धि करने के लिए हम जो सामान्य शब्द यूज कर रहे हैं उसी को क्या बोल रहे हैं, फोर्टिफिकेशन बोल रहे हैं। ठीक है, सिंपली फूड फोर्टिफिकेशन रिफर्स टू द एडिशन ऑफ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स टू द फूड। जैसे अभी हमने विटामिन ए की बात कर ली, फोलिक एसिड की बात कर ली, आयरन की बात कर ली, ये सब माइक्रो क्वांटिटी में चाहिए होते हैं, इन्हीं की मैं क्या करवा दे रहा हूँ, कोटिंग करवा दे रहा हूँ। ठीक है, तो ये क्या होता है, खाद्यान्न पदार्थ के आपका जो समझो कि ये क्या है, गेहूं है ना, ये गेहूं का एक छोटा सा दाना है। अब इस गेहूं के छोटे के दाने के तरफ मैंने चारों तरफ मैंने क्या करवा दिया, एक आयरन की कोटिंग करवा दी, है ना। अब इस आयरन की जो कोटिंग हो गई है उसके बाद मैं इस फूड को क्या बोल दूंगा, फोर्टिफाइड फूड बोलूंगा, फोर्टिफाइड फीड बोलूंगा। ठीक है, फूड फोर्टिफिकेशन इज ऑल्सो कॉल्ड एज द फूड एनरिचमेंट, क्योंकि हम उसकी क्वालिटी को क्या कर रहे थे, एनरिच कर रहे थे, बढ़ा रहे थे। ठीक है, फूड फोर्टिफिकेशन रिफर्स टू द एडिशन ऑफ द न्यूट्रिएंट्स आदि आदि, है ना। देखो, तो इतनी बातें जो मैंने डेफिनेशन पीछे आपको समझा दी हैं, उन सब का मतलब ये है कि मेरे शरीर में कुछ पर्टिकुलर इंग्रेडिएंट्स की, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की, ट्रेस एलिमेंट्स की कमी हो रही थी, वो मुझे फूड के माध्यम से नहीं मिल रहे थे, तो मैंने मेरे फूड में क्या करवा दिया, उन माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, एलिमेंट्स और विटामिन आदि की क्या करवा दी, कोटिंग करवा दी। इस प्रोसेस को दो नाम से जानते हैं, फूड एनरिचमेंट, फूड फोर्टिफिकेशन, दोनों शब्द एक ही होते हैं। ठीक है, अब इसी से एक शब्द जुड़ता हुआ आता है, वो होता है बायोफोर्टिफिकेशन। वो क्या है, तो बायोफोर्टिफिकेशन रिफर्स इज अ प्रोसेस दैट इंप्रूव्स द न्यूट्रिशनल वैल्यू ऑफ अ क्रॉप्स थ्रू ब्रीडिंग, बायोटेक्नोलॉजी और एग्रोनॉमिक प्रैक्टिसेस। मैं कहता हूं कि मेरे गेहूं में आयरन नहीं था, तो मुझे आयरन की कोटिंग करनी पड़ी। तो अब मैं कहता हूं कि आयरन की कोटिंग करवाने का जो सिस्टम, यही बंद करो ना। आप अपनी आप अपने क्रॉप की क्या कर दो, ब्रीडिंग करवा दो, उसकी उसके उसमें मॉडिफिकेशन करवा दो। कौन सा मॉडिफिकेशन करवाओ, वो मॉडिफिकेशन करवाओ, मॉडिफिकेशन ऐसा करवाओ जिससे आपकी डिजायर्ड क्या हो जाए, इच्छा पूरी हो जाए। बोले मेरी डिजायर्ड इच्छा थी कि उसमें क्या आ जाए, आयरन आ जाए, तो मैंने उसका एक ऐसा ब्रीडिंग के माध्यम से एक ऐसा उसका वो तैयार करवाया, एक स्पीसीज तैयार करवाई, है ना, जिसमें क्या था, आयरन कंटेंट रिच था। तो यदि ऐसा करता हूं तो ये क्या कहलाएगा, बायोफोर्टिफिकेशन कहलाएगा। ठीक है, ऐसा कैसे किया जा सकता है, तो ब्रीडिंग के माध्यम से, बायोटेक्नोलॉजी के माध्यम से। ये बायोटेक्नोलॉजी का माध्यम क्या कहलाता है, तो इस बायोटेक्नोलॉजी के माध्यम को हम कहते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग। क्या कहते हैं, जेनेटिक इंजीनियरिंग के माध्यम से, जेनेटिक मॉडिफिकेशन के माध्यम से क्या करेंगे आप, गेहूं की एक नई फसल तैयार करेंगे। ठीक है, जिसमें आयरन क्या होगा, रिच होगा। ठीक है, द गोल इज टू इंक्रीज द अमाउंट ऑफ द न्यूट्रिएंट्स इन द क्रॉप्स व्हाइल दे आर ग्रोइंग। तो फसल ग्रो कर गई, मार्केट में आ गई, मेरे पेट में जाने को तैयार है, तब मैं कोटिंग करूं। इससे बेहतर है कि जब वो उग रही थी तभी मैं क्या करवा दूं, उसमें परिवर्तन करवा दूं, ताकि पहले से क्या हो जाए, वो न्यूट्रिएंट उसमें आ जाए। ठीक है, तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, बायोफोर्टिफिकेशन बोलते हैं। अब आता है कि व्हाट इज द हिस्ट्री ऑफ द फूड फोर्टिफिकेशन, की इसका इतिहास क्या है। तो सबसे पहले जो प्रयोग किया गया था इसको लेकर के, वो था आयोडीन को लेकर के, कि सबसे पहले क्या किया गया, वर्ल्ड वॉर टू के समय आयोडाइज्ड सॉल्ट लाया गया। आयोडाइज्ड सॉल्ट यूएस में लाया गया था और बिफोर वर्ल्ड वॉर टू लाया गया था। और इसका उद्देश्य क्या था, गोइटर को रोकना या घेंघा रोग के विकास को रोकना। आगे चल करके नियासिन इंट्रोड्यूस किया गया, विटामिन बी3, है ना, हैज बीन एडेड टू ब्रेड इन द यूएसए सिंस 1938। तो नियासिन की कमी की वजह से होने वाली बीमारियों को रोकने के लिए ब्रेड में क्या कर दिया गया, नियासिन मिक्स कर दिया गया। ब्रेड में क्यों मिक्स किया गया, अमेरिका का जो स्टेपल फूड है वो ब्रेड है, हमारा जो स्टेपल फूड है वो दाल चावल है, उनका क्या है, ब्रेड है। हमारा दाल चावल, गेहूं, है ना, आटा, ये सब रहता है। तो चूंकि वो बार बार ब्रेड खाते हैं, रोज सुबह शाम ब्रेड खाते हैं, तो ब्रेड में क्या कर दो, नियासिन डाल दो। ठीक है, इसके अलावा विटामिन डी वॉज एडेड टू, है ना, मार्गरेट डेनमार्क इन अर्ली 50s। तो वहां के खाने में क्या किया गया, विटामिन डी डाल दिया गया, है ना, ताकि आपको विटामिन डी की वजह से होने वाली जो समस्याएं हैं, विटामिन डी की कमी की वजह से होने वाली समस्याएं क्या होती हैं, तो ऑस्टियोपोरोसिस होता है और रिकेट्स होता है। तो ऑस्टियोपोरोसिस और रिकेट्स को रोकने के लिए क्या कर दिया गया, इसका मिश्रण कर दिया गया। इसके अलावा और क्या हुआ,
तो विटामिन ए एंड डी वर एडेड टू वनस्पति हाइड्रोजनाइज्ड वेजिटेबल ऑयल आता था, वनस्पति डालडा आता था आपका, है ना, इन इंडिया सिंस 1954 एज पर द मैंडेट। तो भारत में भी क्या किया गया था, 1954 से ये सब जोड़ करके विटामिन ए और डी को कोटिंग करके उसमें दिया जा रहा था, ठीक है। तो इतिहास में कई सारी चीजों के ऑलरेडी प्रयोग हो चुके थे, जैसे आयोडीन हो गया, नियासिन हो गया, विटामिन ए हो गया, डी हो गया, है ना, ये सब क्या है प्रयोग किए गए थे ताकि हम अलग अलग प्रकार के हेल्थ बेनिफिट्स अचीव कर सके और बीमारियों को रोक सके, ठीक है। आगे चल करके विटामिन बी 9 जो कि फोलिक एसिड कहलाता है, उस वाज एडेड टू अ ब्रेड फॉर प्रिवेंटिंग नेचुरल न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स इन इन्फेंट्स इन द 60s, ठीक है। तो 1960 के दशक में हमने क्या करना चालू कर दिया, फोलिक एसिड डालना चालू कर दिया। इसका मूल उद्देश्य क्या था उस समय का, कि भाई न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट को प्रिवेंट करना है। लेकिन वापस से कि यदि मैं आज की तारीख में विटामिन फोलिक एसिड डालता हूँ, विटामिन बी 9 डालता हूँ, तो मैं एक और बीमारी को रोक लूंगा, वो क्या है, एनीमिया, है ना, मैं एक और बीमारी को रोक सकता हूँ, वो क्या है, एनीमिया है, ठीक है। इसके अलावा ओवर द लास्ट 3 decades द फोर्टिफिकेशन ऑफ द फूड हैज बिकम पब्लिक हेल्थ मेजर फॉर प्रिवेंटिंग डेफिशिएंसीज लाइक विटामिन ए, आयरन, फोलिक एसिड, आयोडीन। पिछले 30-40 सालों में क्या हुआ, दुनिया भर में फूड फोर्टिफिकेशन एक बड़ा सब्जेक्ट बन गया, और आज की तारीख में उसमें फूड फोर्टिफिकेशन की प्रक्रिया के माध्यम से कई सारे फूड इंग्रेडिएंट्स में विटामिन ए, डी, आयरन और फोलिक एसिड, आयोडीन, इन सब की कोटिंग की जा रही है, फोर्टिफिकेशन के माध्यम से किया जा रहा है ताकि बेहतर न्यूट्रिशनल फूड प्रोडक्ट्स प्राप्त किए जा सके, ठीक है। अब आता है कि व्हाट इज द क्राइटेरिया फॉर फूड फोर्टिफिकेशन, मतलब किस चीज को हम क्या करेंगे, फोर्टिफाई करेंगे। The intake of the nutrient is below the desirable level in the diets of the significant number of the people, कि एक बड़ी जो पॉपुलेशन साइज है, उस बड़ी पॉपुलेशन साइज में कोई एक स्पेसिफिक माइक्रो न्यूट्रिएंट क्या है, कम है। जैसे उदाहरण के लिए कि हम अभी भोपाल में बैठे बात कर रहे हैं, तो इस भोपाल शहर में क्या है, हमको मेडिकल रिपोर्ट्स में पता चला कि भोपाल शहर में सभी के अंदर क्या है, आयरन की कमी है, ठीक है। तो यदि आयरन की कमी है तो ये क्या बन गया, आइडियल कंडीशन बन गई टू फोर्टिफाई द फूड। क्यों, क्योंकि मुझे सभी के खाने में क्या डालना है, आयरन डालना है, ताकि उनकी आयरन की डेफिशिएंसी क्या हो सके, पूरी हो सके, ठीक है। एक दूसरा कि द फूड यूज्ड टू सप्लाई द न्यूट्रिएंट इज लाइकली टू बी कंज्यूम्ड इन क्वांटिटीज, है ना, दैट विल मेक अ सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन टू द डाइट ऑफ द पॉपुलेशन इन नीड, है ना, कि चूंकि जो भी जिस भी फूड के साथ इसको किया जा रहा है, उसको कोट करके दिया जा रहा है, वो फूड आप एक बार तो खाएंगे नहीं, बार बार खाएंगे, कई बार खाएंगे, है ना, उससे होगा क्या, जो मिनिमल क्वांटिटी हमको चाहिए थी उसकी क्या हो जाएगी, पूर्ति हो जाएगी। भाई आप इतना ही नमक खाते तो शायद आयोडीन की पूर्ति नहीं होती, क्योंकि इतने नमक में कितना ही आयोडीन हो जाएगा। लेकिन आप तो भाई इतना नमक नमक क्या है, दिन में 2 बार 4 बार खा जाते हैं खाने के माध्यम से, तो क्या हुआ, आयोडीन की पूर्ति हो जाती है हमारी, ठीक है। द एडिशन ऑफ द न्यूट्रिएंट इज नॉट लाइकली टू क्रिएट एन इम्बैलेंस ऑफ एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। तो यहाँ पर जो हम नया न्यूट्रिएंट उसमें ऐड ऑन करके दे रहे हैं, उसका उद्देश्य क्या है, एक बैलेंस बिठाना एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स का, ना कि इम्बैलेंस, ठीक है। तो ये उसका क्या है, क्राइटेरिया है फुलफिल करने का। कुछ और हो सकते हैं, जैसे कि the nutrient is stable under proper conditions of the storage and use, है ना। इसके अलावा the nutrient is physiologically available from the food, है ना, कि वो पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट क्या फिजियोलॉजिकली अवेलेबल था। आखिरी में आ जाता है कि देयर इज अ रीजनेबल अश्योरेंस अगेंस्ट द एक्सेसिव इनटेक टू अ लेवल ऑफ टॉक्सिसिटी, है ना, कि उसका जो लेवल ऑफ टॉक्सिसिटी है ना, देयर इज अ रीजनेबल अश्योरेंस अगेंस्ट एक्सेसिव इनटेक ऑफ टू अ लेवल ऑफ टॉक्सिसिटी, कि उसका इतना मात्रा में लेंगे तो टॉक्सिसिटी हो जाएगा, इतना मात्रा में लेंगे तो टॉक्सिसिटी नहीं होगा। तो वो चीज क्या होनी चाहिए, क्लियर कट होनी चाहिए, ठीक है। कुछ और क्राइटेरिया हो सकते हैं कि द फूड टू बी फोर्टिफाइड शुड बी पैलेटेबल एंड एडिबल थिंग दैट इज कंज्यूम्ड बाय मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन। तो फूड जिसके साथ आप देने वाले हैं वो हमेशा कैसा होना चाहिए, पैलेटेबल होना चाहिए, एडिबल होना चाहिए, मुंह के माध्यम से खाया जाने वाला होना चाहिए। समझ रहे हैं, पूरे खाना मुंह के माध्यम से ही खाते हैं, नहीं भाई ऐसा नहीं है। यदि आपका लिक्विड डाइट है, यदि आपका लिक्विड डाइट है, जैसे उदाहरण के लिए कोई अनशन में बैठा हुआ है, तो उसको भी तो खाना देते हैं जबरदस्ती, तो उसको मुंह से नहीं दे रहे हैं ना, इंजेक्शन ठोक देते हैं आईवी के माध्यम से, वहीं से न्यूट्रिएंट्स जा रहे हैं उसके पास, ठीक है। तो कैसा खाना हम फोर्टिफाई करेंगे, जो मुंह के माध्यम से क्या किया जा रहा है, कंज्यूम किया जा रहा है, सामान्यतः ऐसा ही होता है। देयर शुड बी नो एडजस्टमेंट इन द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द फूड, है ना,
इसी के अलावा द फूड शुड बी अ लो कॉस्ट फूड प्रोडक्ट दैट कैन बी परचेज बाय पीपल फ्रॉम एवरी सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। कम उसमें होना चाहिए, सस्ता होना चाहिए एक्चुअली, ताकि समाज का हर वर्ग उसको क्या है खरीद सके। क्योंकि आयरन की कमी सिर्फ अमीर महिलाओं में थोड़े ना होगी, गरीबों में भी होगी। लेकिन यदि फूड प्रोडक्ट महंगा हो गया, कोटिंग वाला फूड फोर्टिफिकेशन वाला फूड प्रोडक्ट महंगा हो गया, तो गरीब महिलाएं बेचारी नहीं खरीद पाएंगी। तो उसको सस्ता होना चाहिए, अफोर्डेबल होना चाहिए, ठीक है। अब आता है कि भारत में इसकी आवश्यकता क्यों है, क्यों भारत में फूड फोर्टिफिकेशन किया जाए। पहला कारण आता है हाई बर्डन ऑफ मालन्यूट्रिशन एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट डेफिशिएंसीज, कि देश में कुपोषण की समस्या एक गंभीर समस्या है, और माइक्रोन्यूट्रिएंट जो कंपोनेंट है, न्यूट्रिशंस हैं, उनकी डिफिशियंसी बहुत ज्यादा है ना। इसके बारे में यदि हम बात करें कि जो एनएफएसएस 5 का डेटा है, हम एनएफएसएस 5 का इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि उसके बाद अभी तक डेटा एनएफएसएस 6 का जारी नहीं हुआ है, ठीक है। तो एनएफएसएस 5 का डेटा कहता है कि देश की 57% महिलाओं को एनीमिया है और 67% बच्चों को एनीमिया है। मतलब देश की 57% बच्चियां, बालिकाएं, महिलाएं एनीमिया से ग्रसित हैं, और देश का 67% बच्चे लोग किससे ग्रसित है, एनीमिया से ग्रसित है। सोचो, इतनी सारी बड़ी पॉपुलेशन जो मल न्यूट्रिशन से ग्रसित है, एक बीमारी से ग्रसित है, एनीमिया से ग्रसित है, वो तुम्हारे लिए कैसे प्रोडक्टिव हो सकती है, कैसे फ्रूटफुल हो सकती है, असंभव है, ठीक है। तो हमको उनको फ्रूटफुल बनाना है, प्रोडक्टिव बनाना है, तो उस समस्या को खत्म करना पड़ेगा। दूसरा, विटामिन डी डिफिशियंसी, कि देश का 76% बच्चा क्या है, विटामिन डी की डिफिशियंसी से ग्रसित है। आईसीएमआर की केस स्टडी 2022 की, कैसे सुधारें इसको, तो कुछ नहीं है, आप कोटिंग करके दे ही रहे थे, वो दे दीजिए। इसके अलावा और क्या किया जा सकता है, जैसे भारत सरकार का एक प्रोजेक्ट चलता है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का, प्रोजेक्ट का नाम है प्रोजेक्ट धूप। प्रोजेक्ट का नाम क्या है, प्रोजेक्ट धूप। तो स्कूल जब लगेगा सुबह 10 बजे, तो 10 बजे से लेकर के 11 बजे तक बच्चे सिर्फ कहां बैठेंगे, खुले आसमान के नीचे ग्राउंड में स्कूल के बैठेंगे, वहां पढ़ाई होगी, वहीं क्लास लगेगी। क्यों, ताकि वो 1 घंटे धूप खा सके, और धूप से क्या मिल जाएगा तुमको, विटामिन डी मिल जाएगा, इस कारण से, ठीक है। और इसके अलावा कोटिंग तो कर ही सकते हैं। और क्या हो सकता है, आयोडीन डिफिशियंसी, तो हमारे देश की 10% पॉपुलेशन आज भी आयोडीन से ग्रसित है, लेकिन वो डिफिशियंसी इतनी ज्यादा नहीं कि ग्वाइटर हो सके, लेकिन है तो, ठीक है। इसके अलावा ये नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन की रिपोर्ट है हैदराबाद की, वो हमने 10% पढ़ा। इसके अलावा जिंक और विटामिन ए की डिफिशियंसी है। जिंक और विटामिन ए की डिफिशियंसी यदि रहेगी तो इम्यूनिटी और ग्रोथ क्या हो जाएगा, आपका हैम्पर हो जाएगा, बच्चे का विकास नहीं हो सकता बच्चे का। इस कारण से हमको क्या चाहिए, फूड फोर्टिफिकेशन चाहिए। दूसरी आवश्यकता आती है राइजिंग हिडन हंगर। हमारे देश में क्या हो रहा है, लगातार भूख बढ़ रही है। भूख किस चीज की, बोले साहब खाना तो मिल रहा है, सब खाना खा रहे हैं, तो फिर किस बात की भूख है। नहीं, खाना सब खा रहे हैं, लेकिन न्यूट्रिशियस खाना कुछ ही लोग खा रहे हैं। खाना सब खा रहे हैं, लेकिन पोषण युक्त आहार, जितना खाना पोषण चाहिए उतना पोषण हर कोई नहीं खा रहा है। इस प्रकार की चीज को हम क्या बोलते हैं, हिडन हंगर। डायरेक्ट भूख लगी होती है, इसमें मैं भात खा लूंगा तो मेरा पेट भर जाएगा, इसको हंगर बोलेंगे। लेकिन हिडन हंगर क्या है कि न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा मेरे को, कि डिस्पाइट इकोनॉमिक ग्रोथ अ लार्ज सेक्शन ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन सफर्स फ्रॉम हिडन हंगर व्हिच अफेक्ट्स कॉग्निटिव डेवलपमेंट, है ना, आपके बौद्धिक विकास को रोकेगा, इम्यूनिटी को और प्रोडक्टिविटी को। इंडिया हैज स्लिप्ड टू 105th पोजीशन इन द ग्लोबल हंगर इंडेक्स इन 2024 आउट ऑफ 125 कंट्रीज। 125 देशों में हमारा स्थान 105वां है ग्लोबल हंगर इंडेक्स में, सोचो अभी, ठीक है। इसके बाद आता है हाई प्रेवलेंस ऑफ द एनीमिया एंड मालन्यूट्रिशन। एनीमिया हमने पीछे देख लिया कि 57% महिलाएं और 67% बच्चे क्या एनीमिया से ग्रसित हैं। इसके अलावा एनीमिया ने प्रेग्नेंट वुमन की बात करें तो इट कॉजेज द मैटरनल डेथ्स एंड लो बर्थ बेबीज, ठीक है। हमारे देश में आईएमआर और एमएमआर आज भी हाई है। मैं हाई उस कंडीशन तक कहता हूं जब तक कि एक बच्चा भी मर जा रहा है, एक माँ भी यदि मर जा रही है प्रेगनेंसी के दौरान, प्रेगनेंसी के तुरंत बाद, तो तब भी हाई है ना, हाई एमएमआर कहलाएगा। तो वापस से कि पर लाख में से यदि आज भी बात करेंगे तो 143 144 क्या चल रहा है, हमारा एमएमआर चल रहा है, और ये बहुत ज्यादा होता है एटलीस्ट मध्य प्रदेश के लिए। तो आईएमआर में जाएंगे आप तो 43 44 के पास मध्य प्रदेश का आईएमआर चल रहा है, वो भी बहुत ज्यादा होता है मध्य प्रदेश का, प्रत्येक 1000 में से, ठीक है। तो ये आईएमआर एमआर को हमको क्या है, खत्म करना है, रोकना है। उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, फूड कोटिंग। इसके अलावा आता है स्टंट ग्रोथ इन चिल्ड्रन, कि बच्चों का क्या है, जो ग्रोथ है वो
रुक गया है, स्थिर हो गया है, उस स्पीड से नहीं हो रहा जिस स्पीड से एज बढ़ रही है, ठीक है। तो 35% ऑफ द इंडियन चिल्ड्रन अंडर एज 5 आर स्टन्ड। ठीक, बोले स्टन्ड का मतलब क्या हुआ, तो बढ़ती हुई आयु के साथ क्या है, शरीर का विकास नहीं हो रहा। इसके अलावा वीकेंड इम्यून सिस्टम, कि आपका जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो क्या हो गया, कम हो गया है। कोरोना हुआ और कोरोना में गांव के लोगों को कम नुकसान हुआ, शहर के लोगों को ज्यादा नुकसान हुआ। क्यों? क्योंकि शहर के लोगों की इम्यूनिटी क्या हो रखी थी, वीक हो रखी थी पहले से, जबकि गांव के लोग साथ ऐसा नहीं था। और क्यों चाहिए फूड फोर्टिफिकेशन इज ए कॉस्ट इफेक्टिव सॉल्यूशन, कि भाई किसी में कोई न्यूट्रिशन की कमी हो गई है, उसके लिए मैं दवाई खिलाऊं, तो दवाइयां तो बड़ी महंगी हैं, और दवाई किसी एक को खिलाई जा सकती है, सबको तो खिलाना बड़ी कठिन काम है। तो बोले दूसरा तरीका क्या है, फूड कोटिंग कर दो, सबके पास अपने आप दवाई पहुंच जाएगी। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो कॉस्ट इफेक्टिव रहेगा, कम लागत का रहेगा, अफोर्डेबल रहेगा। फोर्टिफाइंग स्टेपल फूड इज चीपर देन ट्रीटिंग malnutrition. It requires minimal changes in dietary habits and reaches millions of the people without major lifestyle shift. कि किसी को कोई बीमारी हो जाए फिर उसका इलाज करने जाओ तो बड़ा खर्चीला काम है ना यार, तो बीमारी मत होने दो। बोले कैसे? फूड फोर्टिफिकेशन से। फूड फोर्टिफिकेशन करके तुम बड़ी पॉपुलेशन के पास अचानक से क्या कर सकते हो, एक साथ आप माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भेज सकते हैं, और उनको पता भी नहीं चलेगा और उनको बीमारी नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो ये हुआ। इसके बाद इसी में आ जाता है टाइप्स ऑफ द फूड फोर्टिफिकेशन, क्या क्या टाइप हो सकते हैं। तो फूड फोर्टिफिकेशन के टाइप में जाएंगे तो पहला होता है मास फोर्टिफिकेशन, जैसा नाम से पता चल रहा है, मास इकट्ठा ढेर सारा। कि ना मास फोर्टिफिकेशन, फोर्टिफिकेशन इज डन इन फूड दैट आर कंज्यूम्ड बाय जनरल पब्लिक, कि नमक में क्या कर दिया, आयोडीन की फोर्टिफिकेशन कर दिया, ये मास फोर्टिफिकेशन है। विटामिन ए का फोर्टिफिकेशन किसमें कर दिया गया, चावल में, मास का फोर्टिफिकेशन है। ठीक है, मास फोर्टिफिकेशन इज कंसिडर्ड बेस्ट व्हेन मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन हैज एन अनएक्सेप्टेबल एक्सेप्टेबल रिस्क रिलेटेड टू द न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी, कि मुझे पता चला कि मेरे देश की पूरी पॉपुलेशन में क्या है, विटामिन डी की आयोडीन की कमी है। तो जब इतनी बड़ी पॉपुलेशन में आयोडीन की कमी है, मेजोरिटी ऑफ द पॉपुलेशन आयोडीन की कमी से ग्रसित है, तो क्यों ना मैं क्या कर दूं, मास फोर्टिफिकेशन कर दूं, किसका, सॉल्ट का, नमक का। फॉर एग्जाम्पल इट इंक्लूड्स फोर्टिफिकेशन ऑफ द सेरेल्स, कॉन्डिमेंट्स, है ना, मसाले हो गए, मिल्क हो गया, ऑयल हो गया, वेजिटेबल्स हो गया, किसी भी चीज का फोर्टिफाई किया जा सकता है। दिस टाइप ऑफ द फोर्टिफिकेशन यूजुअली मैंडेटेड और रेगुलेटेड बाय गवर्नमेंट। भाई विटामिन ए में फोर्टिफिकेशन कौन करके दे रहा है, सरकार, पीडीएस के माध्यम से। नमक में फोर्टिफिकेशन कौन करवा रहा है, सरकार करवा रही है। ठीक है, और वो बांटती भी है पीडीएस के माध्यम से, मार्केट में भी जो आ रहा है उसको सरकार रेगुलेट करती है, कि भाई सरकार तय करेगी कितना उसमें नमक आयोडीन डलेगा। दूसरा हो सकता है टारगेटेड, लक्षित, लक्षित फोर्टिफिकेशन, बोले कुछ इस स्पेसिफिक चीज पर टारगेट करेंगे, स्पेसिफिक एज ग्रुप को टारगेट करेंगे, स्पेसिफिक जेंडर को टारगेट करेंगे। इन टारगेटेड फोर्टिफिकेशन, फोर्टिफिकेशन इज ओनली डन इन दोज फूड्स दैट आर स्पेसिफिकली एम्ड एट स्पेसिफिक सब ग्रुप्स ऑफ द पॉपुलेशन। अभी आपको क्या है, एक छोटे ग्रुप को टारगेट करना है, पूरे समूह को टारगेट करने की आवश्यकता नहीं है। फॉर एग्जाम्पल कॉम्प्लीमेंट्री फूड्स फॉर इन्फेंट एंड यंग चिल्ड्रन, फूड्स फॉर स्कूल फीडिंग प्रोग्राम्स, स्पेशल बिस्किट्स एंड अदर प्रोडक्ट्स ऑफ फॉर स्मॉल चिल्ड्रन, प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग वुमेन। ढेर सारे एग्जांपल यहाँ पे लिखे हुए हैं। जैसे उदाहरण के लिए कॉम्प्लीमेंट्री फूड्स फॉर इन्फेंट एंड यंग चिल्ड्रन, बच्चों के लिए जो आहार आता है, टारगेट है ना, बच्चों को ही हमको करवाना है। फूड्स फॉर स्कूल फीडिंग प्रोग्राम्स, मिड डे मील, स्कूल फीडिंग प्रोग्राम क्या है, मिड डे मील है। तो मिड डे मील में जो खाना जा रहा है उन्होंने उसमें क्या करवा दिया, कोटिंग करवा दी, ताकि बच्चों को क्या मिल जाए, न्यूट्रिशन मिल जाए। स्पेशल बिस्किट्स, आज की तारीख में बिस्किट आती हैं, लिखा रहता, बाबा रामदेव बिस्किट बेचे, उसमें लिखा रहता प्रोटीन रिच बिस्किट। बाबा रामदेव मेरे को क्या खिला रहे हैं, अलग से प्रोटीन खिला रहे हैं, अब मुझे पता भी नहीं चला। बाबा रामदेव उसमें लिख देते हैं कि भाई ये आयरन रिच बिस्किट्स, तो आयरन मिल गया मुझे। ऐसे किसी भी इंग्रेडिएंट की आप कोटिंग कर सकते हैं इसमें। ठीक है, इसके अलावा एंड अदर प्रोडक्ट्स फॉर स्मॉल चिल्ड्रन, प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग मदर। भाई प्रेग्नेंट लैक्टेटिंग मदर में क्या कमी है, आयरन और फोलिक एसिड की कमी है, एनीमिया हो सकता है, तो आप क्या करवा दीजिए, उनको कुछ उपलब्ध करवा दीजिए इस प्रकार का चीज, जिससे उनका न्यूट्रिशन लेवल क्या हो जाए, फुलफिल हो जाए। जैसे जब घर में महिलाएं प्रेग्नेंट होती हैं और थर्ड ट्राइमेस्टर चल रहा होता है, और प्रेगनेंसी के बाद भी ये देखने को मिलता है, सॉरी डिलीवरी के बाद भी ये देखने को मिलता है कि उनके लिए घर में एक स्पेसिफिक लड्डू बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है, लड्डू बनाए जाते हैं। लड्डू में क्या होते हैं,
बहुत सारे रिच इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो आपको क्या करेंगे, बेहतर पोषण प्रोवाइड करेंगे। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो इस प्रकार की चीजें देखने को चलती हैं। इसके बाद होता है कि मार्केट ड्राइवन, बाजार कहेगा कि इस चीज में करो। जैसे इन अ मार्केट ड्राइवन फोर्टिफिकेशन, फूड मैन्युफैक्चरर्स अडॉप्ट्स अ बिजनेस ओरिएंटेड इनिशिएटिव और एड और फोर्टिफाई द फूड विद सर्टेन माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, कि भाई इस चीज में यदि मैं फोर्टिफिकेशन कर दूंगा तो मुझे क्या हो जाएगा, मार्केट से लाभ हो जाएगा, तो फिर मैं उस चीज में क्या करूंगा, फोर्टिफिकेशन करूंगा। Although this sort of fortification is voluntary, आप जब चाहेंगे तब करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। द मैन्युफैक्चर मस्ट अबाइड बाय द गवर्नमेंट सेट, वापस से कि क्या वो हर कुछ मिला सकता है, कुछ भी मिला सकता है, कभी भी नहीं। गवर्नमेंट के एफएसएसआई के जो रूल्स नॉर्म्स बने हुए हैं उसके आधार पर ही चलेगा, है ना। जो रेगुलेशन उनको फॉलो करना पड़ेगा। इसके अलावा मार्केट ड्राइवन फोर्टिफिकेशन इज मोर कॉमनली फाउंड ऑन इंडस्ट्रियलाइज कंट्रीज कंपेयर टू द डेवलपिंग नेशंस, कि इस प्रकार का मार्केट ड्राइवन फोर्टिफिकेशन वहां पे पाया जाएगा जहां मार्केट क्या होंगे, ज्यादा बड़े होंगे, जहां मार्केट क्या करेगा, इस प्रकार की डिमांड करेगा। और डेवलपिंग कंट्रीज में, भारत जैसे देश में इस सब की डिमांड नहीं होती है, ये सब डिमांड अमेरिका और यूरोप में देखने को मिलती है। चौथा टाइप आता है अदर टाइप ऑफ फूड फोर्टिफिकेशन के अंतर्गत हाउस होल्ड एंड कम्युनिटी फोर्टिफिकेशन। अभी बताया ना पहले, प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग मदर के लिए क्या करवाया जाता है, लड्डू बनवाए जाते हैं, स्पेशल टाइप के लड्डू। ये किस में आ गया, हाउस होल्ड में आ गया। ठीक है, कि हाउस होल्ड एंड कम्युनिटी फोर्टिफिकेशन रिफर्स टू द फोर्टिफिकेशन ऑफ फूड्स विथ वन और मोर माइक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड हाउस होल्ड लेवल। ठीक है, कि घर में ही क्या करवा दे रहे हैं, कम्युनिटी में ही आप क्या करवा दे रहे हैं, फोर्टिफिकेशन करवा दे रहे हैं। ठीक है, दिस अप्रोच इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज अ कॉम्बिनेशन ऑफ सप्लीमेंटेशन एंड फोर्टिफिकेशन। तो आप सप्लीमेंटेशन कर दे रहे हैं, है ना, आप क्या कर दे रहे हैं, पूरक आहार उपलब्ध करवा दे रहे हैं फोर्टिफिकेशन की प्रक्रिया के माध्यम से। फॉर एग्जाम्पल मल्टीपल माइक्रो न्यूट्रिएंट पाउडर्स आते हैं, सॉल्युबल टेबलेट्स आती हैं, है ना, ये ढेर सारी प्रकार की चीजें ऐसी मार्केट में भी उपलब्ध हैं और आप घर में भी बनाते हैं, जो कि अल्टीमेटली क्या है, कम्युनिटी फोर्टिफिकेशन या हाउस होल्ड फोर्टिफिकेशन के अंदर कंसीडर किया जाता है। दिस मेथड इज इफेक्टिव वेयर यूनिवर्सल फोर्टिफिकेशन इज नॉट पॉसिबल। तो जहां पे क्या नहीं हो सकता, मार्केट ड्राइवर नहीं हो सकता, जहां पे टारगेटेड नहीं हो सकता, जहां पे मास नहीं हो सकता, तो मास टारगेटेड ये सब नहीं हो पाएगा, जहां वहां पे क्या होगा, हाउस होल्ड कम्युनिटी देखने को मिलेगा। हाउएवर इट इज मोर कॉस्टली देन मास फोर्टिफिकेशन, क्योंकि ये छोटे स्तर पे कर रहे हैं आप। जब छोटे स्तर पे प्रोडक्शन करिएगा, फोर्टिफिकेशन करिएगा, तो लागत आपकी बढ़ जाएगी, बड़े स्तर पे करिएगा तो लागत कम बनी रहेगी। ठीक है, तो ये एग्जैक्टली क्या था, फोर्टिफिकेशन के टाइप्स के अंतर्गत था। अब यहां से हम देखेंगे बेनिफिट्स क्या हैं फूड फोर्टिफिकेशन के। ठीक है, तो बेनिफिट्स ऑफ फूड फोर्टिफिकेशन के अंतर्गत बात करें, सबसे पहला आता है इट प्रिवेंट्स द न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी एंड इंड्यूस्ड एलिमेंट्स। ठीक है, कि भाई मेरे शरीर में विटामिन डी की कमी हुई तो मुझे ऑस्टियोपोरोसिस हो गया, मेरे को विटामिन ए की कमी हुई तो मुझे जीरोफ्थैल्मिया हो गया, मेरे को विटामिन ए की कमी हुई तो मुझे नाइट ब्लाइंडनेस हो गई, है ना, रतौंधी हो गई। और ऐसा ही मुझे आयरन की कमी हुई तो मुझे क्या हो गया, एनीमिया हो गया। बात समझ में आ रही है? तो यदि मैं फोर्टिफिकेशन कर दूंगा तो दो चीजें हो जाएंगी, मुझे आयरन जितनी मात्रा में चाहिए था वो मिल गया, मतलब मुझे पोषण मिल गया, और आयरन की कमी के कारण मुझे जो एनीमिया हो रहा था वो बंद हो गया, मतलब एलिमेंट जो था, एलिमेंट का मतलब क्या है, बीमारी, तो वो भी क्या हो गया, रुक गया। ठीक है, तो a nutritional deficiency occurs when your body doesn't get enough nutrients such as rickets due to vitamin D deficiency। भाई विटामिन डी की डिफिशियंसी से रिकेट्स भी होता है, ऑस्टियोपोरोसिस भी होता है। बच्चों में रिकेट्स होता है, बड़ों में, वयस्कों में ऑस्टियोपोरोसिस होता है, तो मैंने उसको रोक लिया ना। ठीक है, एनीमिया, ऑस्टियोपोरोसिस और रिप्रोडक्टिव नर्वस सिस्टम एलिमेंट्स ड्यू टू जिंक डिफिशियंसी, जिंक की डिफिशियंसी हो गई, तो जिंक की डिफिशियंसी होने की वजह से मेरा नर्वस सिस्टम में क्या हो गया, कुछ प्रॉब्लम हो गया, तो भाई जिंक प्रोवाइड कर दो, नर्वस सिस्टम को प्रॉब्लम ठीक हो जाएगा। बात समझ में आ रही? दूसरा, बेनिफिशियल इन प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी के दौरान माँ को ज्यादा पोषण चाहिए होता ताकि वो स्वयं का भी भरण पोषण कर सके और बच्चे का भी भरण पोषण कर सके। भाई बच्चा जो अंदर पेट में उसको भी तो चाहिए ना, वो भी तो तुम्ही पे डिपेंडेंट है। तो देयर इज अ लिंक बिटवीन जिंक डिफिशियंसी एंड हाई मोर्टेलिटी एंड मॉर्बिडिटी रेट्स इन मदर्स एंड न्यूबॉर्न्स, कि यदि आईएमआर और एमआर बढ़ा है तो कहीं ना कहीं जिंक रोल प्ले कर रहा होगा, उसकी कमी हुई होगी। ठीक है, फॉलेट डिफिशियंसी या फोलिक एसिड एग्जैक्टली है ना, इसको हम कह सकते हैं B9,
तो B9 विटामिन। तो फॉलेट डिफिशियंसी कैन रिड्यूस फॉल्टी न्यूरल डेवलपमेंट इन बेबीज इन द वूम्ब, कि उनके बच्चा जो पेट में है उसमें किसी प्रकार कोई फॉल्टी डेवलपमेंट नहीं हो, ये भी कौन रोक सकता है, फॉलेट रोक सकता है, फोलिक एसिड रोक सकता है, ठीक है। इसके अलावा कंज्यूमिंग फोर्टिफाइड फूड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कैन लोअर द रिस्क ऑफ द न्यूमरस कॉन्जेनाइटल डिफॉर्मिटीज इन बेबीज एंड improve the mother and baby's health। वापस से कि यदि आप क्या करते हैं ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी फोर्टिफाइड फूड लेते हैं, है ना, उससे क्या होगा, आपका डिफॉर्मिटीज का जो वो था एक रिस्क था वो कम हो जाएगा, और ना कोई बेबी में डिफॉर्मिटी आएगी, ना आप में कोई प्रॉब्लम होगी, ठीक है। यहाँ डिफॉर्मिटी का मतलब क्या होता है कि बेबी में पहले से क्या है, कुछ बीमारियां होकर के ही आ रही हैं, पहले से वो बीमारियां हो रखी हैं, लेकिन ये बीमारियां क्यों हैं, क्योंकि पोषण नहीं मिला, किसको, माँ को पोषण हम दे सकते हैं कैसे, फोर्टिफिकेशन के माध्यम से। इसके बाद आता है फुलफिल डाइटरी रिक्वायरमेंट्स, कि कुछ हमारे भोजन की क्या है, न्यूनतम आवश्यकताएं हैं, जैसे पीपल हु आर स्ट्रिक्ट वेजिटेरियन, वीगन, लैक्टोज इंटॉलरेंट, है ना, लैक्टोज इंटॉलरेंट का मतलब होता है वो जिनको शुगर क्या सूट नहीं करता, है ना। इसके अलावा अदर डाइट रिलेटेड कंडीशंस है पुअर माइक्रोन्यूट्रिएंट लेवल। अब लिटरली कहें, जो लोग वेजिटेरियन हैं उनके खाने में हमेशा क्या मिलेगा आपको, कोई ना कोई माइक्रोन्यूट्रिएंट लेवल कम मिलेगा। अब इसका मतलब ये नहीं है कि वेजिटेरियन में हमेशा ऐसा होता है, लेकिन आप जो खा रहे हो उसमें ऐसा होता है। तुम क्या खा रहे हो, रोज वही दाल चावल रोटी सब्जी, दाल चावल रोटी सब्जी, अरे कुछ अलग लाओ जिसमें कुछ क्या हो, माइक्रोन्यूट्रिएंट हो, ताकि ये समस्या ना होने पाए, ठीक है। इसके अलावा एडिंग फोर्टिफाइड फूड टू योर डाइट कैन फुलफिल योर न्यूट्रिएंट्स रिक्वायरमेंट्स एंड इम्प्रूव्स योर ओवरऑल हेल्थ, ठीक है। तो फोर्टिफाई करेंगे तो आपका क्या होगा, डाइट सुधर जाएगा, न्यूट्रिशन वैल्यू भी लेवल भी सुधर जाएगा, ठीक है। अगला आता है इसी में बेनिफिट में कि हेल्प इन चिल्ड्रंस ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अभी पीछे बात करी ना हमने देखा मोटा तौर पे कि हमारे देश में स्टंटिंग की प्रॉब्लम है। बोले कितना, तो लगभग देश का 35% बच्चा क्या है, स्टंटिंग में की प्रॉब्लम से गुजर रहा है ना, कि डेवलपमेंट नहीं हो रहा है उसके शरीर का प्रॉपर तरीके से। तो बोले इस प्रकार की समस्याओं का समाधान भी किसकी मदद से हो सकता है, फोर्टिफिकेशन की मदद से हो सकता है। तो आयरन, जिंक, विटामिन ए, विटामिन डी आदि आदि हम प्रोवाइड करेंगे बच्चे को, किसके माध्यम से, खाने के माध्यम से, तो उसका ग्रोथ क्या हो जाएगा, बेहतर हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा इट इंक्लूड्स द फोर्टिफाइड फूड्स और माइक्रो न्यूट्रिएंट सप्लीमेंट्स इन ग्रोइंग फेज हैव अ पॉजिटिव फिजिकल एंड मेंटल ग्रोथ रिस्पॉन्स अमंग चिल्ड्रन। तो यदि हम उनको फोर्टिफाइड फूड देते हैं, दैट मीन्स उनको न्यूट्रिशन मिलेगा तो उनका फिजिकल और मेंटल ग्रोथ बेहतर तरीके से हो पाता है। इसके अलावा हेल्पफुल फॉर एल्डरलीज, कि जो वृद्ध लोग होते हैं वो भी क्या है, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की कमी से जूझ रहे होंगे, तो उनको भी ये क्या कर देगा, फोर्टिफिकेशन मदद कर देगा, ताकि उनका भी हेल्थ क्या हो सके, बेहतर हो सके, ठीक है। अब आता है कि व्हाट आर द इश्यूज रिलेटेड विद द फूड फोर्टिफिकेशन। मतलब फूड फोर्टिफिकेशन कर रहे हो लेकिन उसके साथ सब बढ़िया थोड़े ना चल रहा, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ भी चल रहा होगा ना दोस्त। तो गड़बड़ के तहत पहला क्या था कि लॉस ऑफ नेचुरल प्रोटेक्टिव सब्सटेंसेस। गेहूं था मेरे पास, नेचुरल फॉर्म में था, मैंने उसमें कोटिंग कर दी, उसकी नेचुरलिटी खत्म हो गई। चावल था, नेचुरल फॉर्म में था, उसकी मैंने विटामिन ए की कोटिंग कर दी, नेचुरलिटी खत्म हो गई, ठीक है। तो समटाइम्स फोर्टिफिकेशन कैन हैव द अपोजिट इफेक्ट। फॉर एग्जांपल, नेचुरल फूड्स कंटेन प्रोटेक्टिव सब्सटेंसेस लाइक फाइटोकेमिकल्स एंड पॉलीसैचुरेटेड फैट्स। फाइटोकेमिकल्स का मतलब होता है, एग्जैक्टली फाइटो का मतलब यहाँ पे क्या है, प्लांट है। तो प्लांट बेस्ड केमिकल सब्सटेंस होते हैं जो उस फूड में थे, लेकिन फोर्टिफिकेशन की वजह से वो क्या हो गए, खत्म हो गए, उनका इफेक्ट क्या हो गया, कम हो गया। ऐसे ही पॉलीसैचुरेटेड फैट होते हैं दैट आर एडवर्सली अफेक्टेड बाय द प्रोसेस ऑफ ब्लेंडिंग माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, ठीक है। इसके अलावा इम्पैक्ट ऑन फीटल डेवलपमेंट, बच्चे का जो विकास होता है वो क्या हो जाएगा, प्रभावित हो सकता है, कैसे, है ना, कि कंज्यूमिंग ऑफ एक्सेस आयरन बाय प्रेग्नेंट वुमेन कैन एडवर्सली अफेक्ट फीटल डेवलपमेंट एंड बर्थ आउटकम्स। हमने पीछे कहा कि माँ को एनीमिया है तो आयरन दे दो, फोलिक एसिड दे दो, एनीमिया ठीक हो जाएगा। लेकिन ये भी तो है ना कि जिस चीज की कमी के लिए तुम आयरन ले रहे थे, पता चला बार बार खाते 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 आयरन बढ़ गया, लेकिन वो बढ़ा हुआ आयरन तुमको नुकसान नहीं पहुंचाएगा, लेकिन ये नुकसान किसको पहुंचा देगा, बच्चे को, जो फीटस में है अभी, जो पेट में है अभी, है ना। तो ये चीज है, दीज चिल्ड्रन हैव इंक्रीज रिस्क ऑफ द कॉन्ट्रैक्टिंग क्रॉनिक डिजीज। इस प्रकार के जो बच्चे होंगे ना, जन्म लेंगे,
इस प्रकार के बच्चे जो जन्म लेंगे वो सब में कोई ना कोई प्रकार की क्रोनिक डिजीज क्या होगी, देखने को मिलेगी, और नहीं भी होगी तो समय के साथ हो जाएगी। क्यों? क्योंकि उसमें क्या है, उसका विकास अच्छे से नहीं हुआ, न्यूट्रिशन का लेवल कम था। तो आपके पोषण में क्या आ रहा है उसको आपको ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है, और कितनी मात्रा में। दूसरा इशू है हाई कॉस्ट। हमने पीछे एक बात करी थी कि जो फूड फोर्टिफिकेशन होना चाहिए वो ऐसा हो ताकि हर कोई क्या कर सके, उसको अफोर्ड कर सके। यहाँ पे हमने एक पॉइंट देखा हुआ था, लेकिन यहाँ पे ऐसा हो नहीं रहा है, ठीक है। द फोर्टिफिकेशन एक्सपेंडिचर ऑफ ओनली द राइस डिलीवर्ड थ्रू द सोशल सेफ्टी नेटवर्क्स विल कॉस्ट द पब्लिक एक्सचेकर अबाउट 2600 करोड़ एनुअली। तो राइस को सिर्फ फोर्टिफाई करने के लिए पीडीएस के सिस्टम से जो बांटा जा रहा है, सिर्फ उसको फोर्टिफाई करने के लिए साल भर में 2600 करोड़ रुपए खर्च हो जाते हैं। तो भाई किसी से तो पैसा उगाहा जाएगा ना, किसी से वो पैसा तो वसूला जाएगा। सरकार डायरेक्ट नहीं वसूलती है, लेकिन यही काम प्राइवेट सेक्टर का डायरेक्ट वसूलेगा उसको तो, ठीक है। इसके अलावा मार्केट ड्राइवन सॉल्यूशन क्या है कि द रिसर्चर्स आर वरीड दैट द पुश टुवर्ड द फोर्टिफिकेशन इज मोर टू हेल्प द इंडस्ट्री देन द पीपल एंड इज एन इंटरनेशनल मार्केट ड्राइवन सॉल्यूशन। अभी तो हमने बात करी कि फूड फोर्टिफिकेशन कई प्रकार का हो सकता है, जिनमें से एक क्या था, मार्केट ड्राइवन था, कि भाई मार्केट चाहता है कि ऐसा करो तो तुम ऐसा करने लग जाते हो। और ये मार्केट कौन सी कंट्रीज में चाहता है? सामान्यतः डेवलप्ड कंट्रीज में, हमने पढ़ा ना यहाँ पे, इंडस्ट्रियलाइज कंट्रीज में, डेवलप्ड कंट्रीज में। लेकिन इससे हो क्या रहा है, दरअसल आप फूड प्रॉब्लम या न्यूट्रिशन प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर रहे हैं, आप पैसा का प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। आपको पैसा चाहिए था, इसलिए आप फोर्टिफिकेशन करने लग गए। अब वो क्या होगा, कुछ कॉन्सिक्वेंसेस लेकर के आएगा, नुकसान लेकर के आएगा, ठीक है। इसके अलावा इंपैक्ट ऑन द स्मॉल इंडस्ट्रीज की फोर्टिफिकेशन क्रिएट्स एन अस्योर्ड मार्केट फॉर मल्टीनेशनल कंपनीज। भाई फोर्टिफिकेशन कौन करेगा? 2600 करोड़ रुपए खर्चा हो रहा है, तो फोर्टिफिकेशन तो बड़ा महंगा है, महंगा काम है। तो ये सिर्फ किसके लिए बेनिफिशियल होगा? बड़ी बड़ी कंपनियों के लिए, एमएनसीज के लिए। छोटी कंपनियां इस पे पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। नो डायरेक्ट लिंक बिटवीन एनीमिया एंड आयरन डेफिशिएंसी, ये भी एक स्टडी से समझ में आया कि देयर इज ए नो डायरेक्ट लिंक बिटवीन एनीमिया एंड आयरन डेफिशिएंसी, कि एनीमिया जो हो रहा है वो आयरन डेफिशिएंसी के कारण ही हो रहा है, इसका कोई कनेक्शन नहीं मिल रहा है। इसीलिए सिर्फ आयरन की गोली नहीं बांटी जाती, आयरन और फोलिक एसिड गोली बांटी जाती है। आप आंगनवाड़ी केंद्र जाएंगे या जहां से आईसीडीएस के तहत दवाइयां बांटी जाती होंगी आपके गांव शहर में, वहां पे आप जाएंगे तो इतने बड़े बड़े टेबलेट के पूरे वो दिए जाते हैं, स्ट्रिप दी जाती है, पत्ता दिया जाता है। वो काय का होता है? आयरन और फोलिक एसिड का टेबलेट होता है। उस आयरन और फोलिक एसिड के टेबलेट के माध्यम से एनीमिया सुधार। तो सिर्फ आयरन का कनेक्शन नहीं है, आयरन के साथ फोलिक एसिड का भी कनेक्शन है, ठीक है। अब वापस से कि हम कहते हैं कि जब कोई कनेक्शन नहीं है तो फिर आयरन की कोटिंग कर क्यों रहे हो? सिर्फ आयरन की कोटिंग क्यों कर रहे हो? मतलब सिर्फ आयरन कोटिंग सिर्फ इसलिए की जा रही है ताकि मार्केट बनाया जा सके, ठीक है। इसके अलावा एनीमिया इज हाई अमंग पुअर चिल्ड्रन इन द रूरल एरियाज, बट आयरन डिफिशियंसी इज मोर अमंग द अर्बन एंड रिच अक्रॉस द कंट्री। ये कोई कनेक्शन नहीं, इसको हमने ढूंढा कैसे? तो हमने क्या किया, आयरन लेवल, आयरन की डिफिशियंसी और एनीमिया का प्रिवलेंस पता किया। तो हमने पाया कि जो ग्रामीण क्षेत्र हैं, है ना, या फिर जो गरीब लोग हैं, उनके बीच में क्या है, अनीमिया ज्यादा है, लेकिन उनमें आयरन की कमी नहीं है। समझ आ रहे हो बात? ठीक है। बट आयरन डिफिशियंसी मोर अमंग द अर्बन्स, आयरन की डिफिशियंसी ज्यादा कहां देखने को मिल रही है? अर्बन एरियाज में। लेकिन यहाँ एनीमिया नहीं है। तो एनीमिया ज्यादा कहां मिलता है? गांव और पिछड़े क्षेत्रों में, लेकिन वहां आयरन डिफिशियंसी नहीं है। यहाँ शहरों में बड़ी जगहों पर आयरन की डिफिशियंसी है, लेकिन एनीमिया नहीं है। तो क्या कोई कोरिलेशन है? नहीं। लेकिन यहाँ फोलिक एसिड डाल दो तो कोरिलेशन बैठ जाएगा। लेकिन यदि सिर्फ यही कर रहे हो, दैट मीन्स की मार्केट बना रहे हो। अब आता है ना, इश्यूज के बाद आता है फोर्टिफिकेशन इन इंडिया कैसे हो रहा है, कैसे क्या चल रहा है। तो वर्तमान में भारत सरकार 5 चीजों को फोर्टिफाई कर रही है। सबसे पहला चीज चल रही, ध्यान रखना है कितनी चीजें, 5। पहला आता है राइस। कौन कर रहा है? तो हमारा जो डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, वो इसको फोर्टिफाई करवा रहा है। हैज बीन रनिंग अ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड पायलट स्कीम फॉर फोर्टिफिकेशन ऑफ द फूड ऑफ द राइस एंड इट्स डिस्ट्रीब्यूशन थ्रू द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। तो जो पीडीएस की दुकानें होती हैं, कोटा की दुकान, राशन की दुकान जो होती है ना, उसके माध्यम से इसको डिस्ट्रीब्यूट करने का प्लान बनाया गया है ना। किसके द्वारा बनाया गया है? तो डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के द्वारा, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के द्वारा बनाया गया है। और है क्या एग्जैक्टली? ये राइस है ना। इसको आपको ध्यान में रखना है। दूसरा आ जाता है वीट, उसमें किया जा रहा है, और इसको
भारत का जो पोषण अभियान है उसके माध्यम से उपलब्ध करवाया जा रहा है ना। इसके अलावा एडिबल ऑयल हो गया, खाने योग्य जो तेल होता है उसमें करवाया जा रहा है, मिल्क हो गया, दूध, और क्या हो गया, नमक। ठीक है, भारत में 5 चीजों पर फोर्टिफिकेशन वर्तमान में क्या करंटली रनिंग है, राइस, व्हीट, एडिबल ऑयल, मिल्क और सॉल्ट। ठीक है, सॉल्ट में क्या करवा रहे हैं, आयोडीन का। ठीक है, मिल्क में हम क्या करवा रहे हैं, विटामिन डी का करवा रहे हैं। अब ये माल न्यूट्रिशन का जो बिजनेस है उसको समझने को प्रयास करो तो अभी जो मार्केट है इसका वो लगभग 3,000 करोड़ का है मार्केट है। अभी जो 3,000 करोड़ रुपए का मार्केट भारत में है ये लगातार क्या कर रहा है, ग्रो कर रहा है। तो इस ग्रो होते हुए मार्केट को हमने क्या किया, असेस किया, हमने मतलब कंपनियों ने असेस किया और उन्हें नई नई चीजों को फोर्टिफाई करना चालू कर दिया। जैसे उदाहरण के लिए राइस का फोर्टिफिकेशन 2019 से चालू करवाया गया है ना। एक बात, इसमें क्या फोर्टिफाई करवाया जाता है, तो विटामिन B12, आयरन और फोलिक एसिड का करवाया जाता है। कितने राज्यों में लागू है, 15 राज्यों में लागू है। 5 चीजों की बात करे थे ना हमने, राइस, व्हीट, एडिबल ऑयल, मिल्क और सॉल्ट, तो वही पांचों इस इमेज में देख रहे हैं। तो राइस हो गया, कब से हो रहा है, 2019 से। ध्यान रखना डेट को आपको। काय का करवाते हैं, B12 का, आयरन का, फोलिक एसिड का। फोलिक एसिड क्या है, B9 है। ठीक है, B12 का है साइनोकोबालामीन है। ठीक है, तो ये ध्यान में आपको रखना है। दूसरा आता है एडिबल ऑयल, कब से हो रहा है, 2018 से। किस चीज का करवा रहे हैं, विटामिन ए का और विटामिन डी का। ठीक है, तीसरा आता है आपका इसमें व्हीट। बोले व्हीट का कब से चालू हुआ, 2018 से। काय का करवा रहे हैं उसमें, B12 का, आयरन का और फोलिक एसिड का। वही हम राइस में करवा रहे थे, B12, B9 और फोलिक आयरन। फिर आता है आपका मिल्क, दूध, 2017 से हो रहा है। काय का करवा रहे हैं, विटामिन ए और डी का करवा रहे हैं। और आखिरी में आता है तुम्हारा सॉल्ट। सॉल्ट में एक ही चीज का करवा रहे हैं, वो क्या है, आयोडीन का। बात समझ में आई। ठीक है, तो ये जो डेटा है ये किसके द्वारा पब्लिश किया गया था, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स के द्वारा पब्लिश किया गया था, है ना। वो आपको ध्यान रखना है कि ऑथेंटिक डेटा है और ये पूरे का पूरा टेबल आपको ये आपको ध्यान होना चाहिए, पता होना चाहिए। ठीक है, अब आता है मिल्क का फोर्टिफिकेशन। जो मिल्क का फोर्टिफिकेशन है वो हमने ऑलरेडी देखा कि 2017 में चालू हुआ था। वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि इसको पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे 5 सितंबर 2017 से चालू किया गया था। और इसको चलाता कौन है, तो एनडीडीबी चलाता है ना। कौन चलाता है, एनडीडीबी। और फंडिंग कौन करता है, वर्ल्ड बैंक करता है। फंडिंग कौन करेगा, वर्ल्ड बैंक करेगा। तो ये चीज को एनडीडीबी चला रहा है। ये बात को हमने यहाँ पर भी देखा हुआ था कि जो हमारा नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड है ना हरियाणा में, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के द्वारा क्या किया जा रहा है, मिल्क का प्रोडक्शन, मिल्क का फोर्टिफिकेशन करवाया जा रहा है। ठीक है, कब से, 2017 से। कब से, 5 सितंबर 2017 से। कौन फंडिंग करता है, वर्ल्ड बैंक फंडिंग करता है। ठीक है, द प्रोजेक्ट एम्स टू प्रोसेस about 2 million tons of the fortified milk, reaching around 30 million consumers। तो 2 मिलियन टन, 20 लाख टन दूध को 30 लाख लोगों तक, 3 करोड़ लोगों तक क्या करना है, पहुंचाना है, ताकि हम इस बात का अंदाजा लगा सके, पहचान सके कि एग्जैक्टली ये क्या फायदा करता है। द ड्यूरेशन ऑफ दिस प्रोजेक्ट वॉज 23 मंथ्स। जब 2017 में लॉन्च किया गया था तब से इसको 27 माह का समय दिया गया था। which was the financed by South Asia Food and Nutrition Security Initiative, it is administered by World Bank। ठीक है, तो ये सफांसी करके एक संस्था है जो कि वर्ल्ड बैंक के द्वारा फंडेड है, एडमिनिस्टर्ड है। ठीक है, ये मिल्क के फोर्टिफिकेशन को लेकर के चल रही बातें हैं। अब आता है राइस फोर्टिफिकेशन को लेकर के। यदि 1 किलोग्राम राइस को हम फोर्टिफाई कर रहे हैं एफएससीआई की क्राइटेरिया के आधार पर, तो उसमें आयरन कितना जाएगा वो ध्यान में रखना है, फोलिक एसिड कितना जा सकता है और विटामिन कितना जा सकता है उसको ध्यान में रखना है। इसी की तो करवा रहे थे। देखो क्या काय करवा रहे थे भाई, करवा रहे थे काय की, विटामिन B12, आयरन और फोलिक एसिड B9। वही यहाँ पे भी लिखा हुआ है, विटामिन B12, फोलिक एसिड B9 और आयरन। आयरन कितना जाना चाहिए, 28 से 42 mg जाना चाहिए, और फोलिक एसिड 75 से 125 mg जाना चाहिए, और विटामिन B12 आपका 0.75 से 1.25 माइक्रोग्राम तक जा सकता है। ठीक है, तो ये ध्यान में आपको रखना है। इसके अलावा इसमें कुछ और इंग्रेडिएंट वो डाले जा सकते हैं, फोर्टिफिकेशन किया जा सकता है, जैसे जिंक हो गया, विटामिन ए हो गया, विटामिन बी हो गया, है ना, तो इनका भी किया जा सकता है। अब आता है कि भारत सरकार ने क्या इनिशिएटिव लिया है फूड फोर्टिफिकेशन को बढ़ाने के लिए, तो या उसको रेगुलेट करने के लिए। तो एक एफएससीआई के रेगुलेशन बनाए गए, कब, अक्टूबर 2016 में। ठीक है, ये रेगुलेशन क्या है, तो एफएससीआई ऑपरेशनलाइज द फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड फोर्टिफिकेशन ऑफ द फूड रेगुलेशन 2016। पूरा एक रूल बना दिया गया, सिर्फ और सिर्फ किससे डील करता है, फोर्टिफिकेशन से डील करता है। एक बात तो ये तय हो गई। फॉर फोर्टिफाइंग
स्टेपल्स नेमली व्हीट, फ्लोर, राइस आदि आदि 5 चीजें जो आपने पढ़ी ना, उन्हीं को फोर्टिफाई करने के लिए क्या कर दिया गया, फूड फोर्टिफिकेशन के नाम से एक रूल बना दिया। किसके द्वारा रूल बनाया गया आपका, तो ये रूल बना दिया गया एफएसएसएआई संस्था के द्वारा, ठीक है। दूसरा आता है न्यूट्रिशनल स्ट्रेटजी, क्या अपनाई गई, तो नेशनल न्यूट्रिशनल स्ट्रेटजी 2017 विकसित की गई। हम इसके बारे में पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे, है ना, अभी आज की क्लास में नहीं, आगे की क्लासेस में। तो नेशनल न्यूट्रिशन स्ट्रेटजी डेवलप की गई और उसमें बताया गया कि कैसे इस प्रोसेस को हमको मैनेज करना है, ठीक है। इसके बाद आता है मिल्क फोर्टिफिकेशन प्रोजेक्ट 2017 को हमने ऑलरेडी देख लिया था, चावल का और अन्य चीजों का हमने देख लिया था। एक काम और किया गया, एफएसएसआई फूड फोर्टिफिकेशन रेगुलेशन 2018 में जो लाए गए, एक 2016 में लाया गया था, बाद में 18 में लाया गया। इसके तहत क्या किया गया, स्टैंडर्डाइजेशन किया गया और साथ ही एक काम और किया गया, वो क्या था, प्लस एफ लोगो जारी किया गया। तो तुमको जिस फूड प्रोडक्ट के लेबल में तुमको क्या लिखा मिल जाए, प्लस एफ लिखा मिल जाए, तो उसका मतलब क्या है कि ये क्या हो चुका है, ये कैसा फूड है, फोर्टिफाइड फूड है, ठीक है। तो ये ध्यान में आपको रखना है। अब इसको कैसे इंप्लीमेंट कर रहे हैं योजनाओं के माध्यम से, तो आईसीडीएस इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम है, कब की है, 1975 की है, उसके माध्यम से कर रहे हैं। मिड डे मील कब का है, 1995 का, उसके माध्यम से कर रहे हैं। रेडी टू ईट फूड के रूप में इसको अपनाया जा रहा है ना। और क्या है, टारगेटेड आपका पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन जो सिस्टम है उसके माध्यम से किया जा रहा है, टीपीडीएस के माध्यम से किया जा रहा है, लक्षित आपका सार्वजनिक वितरण प्रणाली जो है उसके माध्यम से किया जा रहा है। मेरे ख्याल से यहाँ तक की बात समझ में आई होगी, ठीक है। इसके अलावा मोटा मोटा तौर पे बात करें कि अंडर द प्रिवेंशन ऑफ द फूड एडल्ट्रेशन एक्ट, पीएफए, आज की तारीख में ये एक्ट है नहीं तो हम इसको छोड़ सकते हैं। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट वर्तमान में काम कर रहा है, 2006 का है, तो इसके बारे में बात करते हैं, है ना। तो इसने क्या किया, वॉलंटरी फोर्टिफिकेशन गाइडलाइन जारी करी है कि होल व्हीट फ्लोर को कैसे करते हो तो कैसे होगा, रिफाइंड व्हीट फ्लोर करते हो जिसको मैदा बोलते हो उसका करते हो तो कैसे होगा, आदि आदि चीजों को लेकर के, ठीक है। इसके बाद एक टर्म आता है यहाँ पर, फोर्टिफिकेंट्स क्या होते हैं, तो फोर्टिफिकेंट्स मींस द प्रेस्क्राइब्ड कंपाउंड व्हिच प्रोवाइड्स द स्पेसिफिक माइक्रोन्यूट्रिएंट, कि भाई मैंने कहा कि ये जो मेरा फूड है इसमें मैं फोर्टिफिकेशन कर रहा हूं, तो जिस चीज का फोर्टिफिकेशन कर रहा हूं, वो जो चीज जिसका यहाँ पे फोर्टिफिकेशन करवाया जा रहा है वो चीज फोर्टिफिकेंट कहलाएगी, ठीक है। इट मींस अ कंपाउंड व्हिच कंटेन्स द स्पेसिफाइड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स इंटेंडेड टू बी एडेड इज कॉल्ड अ फूड व्हीकल और अ फोर्टिफिकेंट, ठीक है। तो ये फूड फोर्टिफिकेंट कहलाते हैं, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। अब आता है यहाँ पर कि क्या कुछ और गाइडलाइन इसको लेकर के बनी हुई है, तो आईसीएआर हैज डेवलप्ड मोर देन 20 वैरायटीज ऑफ द फोर्टिफाइड क्रॉप्स। हमने पीछे एक शब्द बात करी थी, बायो फोर्टिफिकेशन। बायो फोर्टिफिकेशन क्या था कि क्रॉप में ही क्या कर दे रहे हो, फोर्टिफिकेशन कर दे रहे हो, तो अलग से जो प्रोड्यूस आएगा ना उसमें फोर्टिफिकेशन नहीं करना पड़ेगा। तो क्रॉप का फोर्टिफिकेशन को बेहतर बनाने के लिए क्या किया गया, हमारे एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा लगभग 20 प्रकार की इस प्रकार की क्रॉप्स डेवलप की गई जो फोर्टिफाइड थी, ठीक है। उसमें गेहूं था, चावल आपका धान था, पैडी एग्जैक्टली, है ना, मेज मकई था, मिलेट्स थे, मस्टर्ड था, ग्राउंड नट था, कई सारी चीजों की वैरायटीज यहाँ पर डेवलप किया गया, ठीक है। दूसरा, इसी में एक अलग से पॉइंट आपको ध्यान में रखना है कि प्रोबायोटिक्स, फूड्स एंड सप्लीमेंट्स आदि 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 को लेकर के भी एक गाइडलाइन बना दी गई ताकि उन सब चीजों को क्या है किया जा सके, ठीक है। तो प्रोबायोटिक, प्रीबायोटिक, सिनबायोटिक मैंने पढ़ा दिया था पीछे, उसको चाहो तो यहाँ पे स्किप कर सकते हो, पीछे वाली क्लास में आपने पढ़ा हुआ, ठीक है। तो ये पूरा पूरा फूड फोर्टिफिकेशन का टॉपिक था, इसके बारे में हमने विस्तार से चर्चा करी, सभी आयामों को हमने समझने का प्रयास किया। फूड फोर्टिफिकेशन का कोई भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाने वाला है। आप में से जो लोग यहाँ तक पहुंचे हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन ऑन कर लीजिए। हम लोग आज इस क्लास को यहाँ पे खत्म करेंगे, मिलेंगे अगली क्लास में नए टॉपिक के साथ, नई चर्चा के साथ। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।